Hello everyone, welcome to Super IAS by Textbook. My name is सोनप्रिया एंड मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सुपर IAS बाय टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मराठास को मुगल्स को डिफीट करके भारत के अंदर मराठा साम्राज्य की नींव रखने और उसको विस्तार करने में हेल्प की। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि जो ग्रेट मुगल्स हैं, जिनका एरा बाबर के साथ शुरू हुआ और औरंगजेब के साथ खत्म होता है, उनके टाइम पे मुगल साम्राज्य जो है वो नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन के लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुका था। औरंगजेब के टाइम पे ही शिवाजी महाराज जो हैं, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, जिन्होंने नींव रखी मराठा एम्पायर की, उन्होंने एक छोटे से एरिया से, ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन आप यहां पे देख रहे हैं, यहां से एक छोटे से एरिया से, ये जो एक ग्रीन शेडेड पोर्शन आप यहां पे देख रहे हैं, यहां से मराठा स्वराज्य की शुरुआत करी। देखते देखते थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले मराठा स्वराज्य जो है वो इस पूरे ऑरेंज शेडेड पोर्शन तक पहुंच चुका था। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मराठा एम्पायर की बनने की पूरी कहानी और उसके विस्तार की कहानी, कैसे उन्होंने मुगल्स को डिफीट किया। बात कुछ ऐसी है, मुगल्स जो हैं उन्होंने खुद को नॉर्थ इंडिया के अंदर जब स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर लिया तो डेक्कन की तरफ उनकी जो एम्बिशंस है वो जागी। ऐसे में मुगल्स जो हैं वो डेक्कनी सल्तनत, जिनके अंदर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर इत्यादि आते थे, उनके साथ में उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। बीजापुर के जो रूलर हैं इब्राहिम आदिल शाही, वो यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं मराठास, उनको अपनी आर्मी में एक लूज ऑक्सिलरी की तरह यूज करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो मराठास हैं ये बहुत अच्छे हॉर्समैन हैं। ये ना केवल अच्छे घुड़सवार बल्कि साथ ही साथ में गुरिल्ला पद्धति जो है उसके अंदर काफी निपुण थे। और आपको पता है कि जो मराठा टेरिटरीज है महाराष्ट्र की, आपका जो रायगढ़ वाला एरिया है काफी हिली एरिया है वेस्टर्न घाट्स का। यहाँ पे आप दुश्मनों पे आराम से अटैक करके तुरंत जाके छिप सकते हैं। इस पद्धति के अंदर मराठास बहुत निपुण थे। सो एक्सीलेंट हॉर्समैन है, गुरिल्ला पद्धति के अंदर बहुत निपुण है और साथ ही साथ में यहाँ का जो टेरेन है काफी टफ है। सो मराठास जो हैं वो यहाँ के ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में रहते रहते काफी करेजियस, काफी स्टर्डी एंड काफी पावरफुल थे। ये जो बात बीजापुर के रूलर्स को समझ में आई, इब्राहिम आदिल शाही को, जहांगीर ने भी इस बात को भापा कि अगर जस्ट लाइक इब्राहिम आदिल शाही वो मराठास को अपनी आर्मी के अंदर भर्ती करने लगे तो बीजापुर के रूलर को जो एडवांटेज है मुगल्स के ऊपर उसे नलीफाई किया जा सकता है। और अब क्या हुआ, अब मुगल्स ने भी मराठास को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया। अब मराठास को अपनी जो रियल पावर है उसका अहमियत समझ में आया, उनको अपनी एक आइडेंटिटी, एक पहचान जो है उसके बारे में समझ पड़ी। लैंग्वेज है, उसके आधार पे ऑलरेडी देवर यूनाइटेड, साथ में ज्योग्राफिकली देवर यूनाइटेड। सो जो भक्ति आंदोलन के सेंट्स हैं उन्होंने इक्वालिटी की बात करी थी। सो मराठा जो एरिया है उसके अंदर ज्योग्राफिकली, लैंग्वेज के बेसिस पे एंड वैल्यूज के बेसिस पे मराठास जो है वो यूनाइटेड थे। ये जो मराठास हैं जो एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, अब उनको एक आइडेंटिटी मिली है, एक पहचान मिली है, क्योंकि मुगल्स और डेक्कनी सल्तनत के जो रूलर्स हैं वो दोनों ही उन्हें अपनी आर्मी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जब इन्हें अपनी इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन हुआ तो इनकी जो एम्बिशंस हैं वो भी जाग उठी और इस एम्बिशन को शेप दिया शिवाजी महाराज ने। छत्रपति शिवाजी जो हैं वो काफी एम्बिशियस थे, शुरू से ही एक मराठा साम्राज्य जो है उसकी स्थापना करना चाहते थे।
बहुत सारे जो रायगढ़ के आसपास के किले हैं, फोर्ट्स हैं, उनको इन्होंने ऑक्यूपाई भी कर लिया था। ये बात जब औरंगजेब के कानों तक पहुंची तो उन्होंने शिवाजी के साथ में पहले तो टफ वे में डील करना चाहा, बहुत अच्छे तरीके से, कि इसको तो कैसे, इसकी एम्बिशन है एक मराठा साम्राज्य स्थापित करने की हमारे होते हुए मुगल्स के। लेकिन बाद में धीरे धीरे औरंगजेब को लगा इट इज नॉट दैट इजी, ही इज अ रियल पावर, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी जो हैं उनको कहा कि उनसे बात की जाए, उनसे डील किया जाए, और जो आमेर के जयसिंह हैं उनको भेजा गया। शिवाजी को किसी परिस्थिति के अंदर बहुत फंस गए थे वो, तो उनको आमेर का जो रूलर आया था जयसिंह, उसके साथ में एक संधि करनी पड़ी, और इस संधि के तहत, जिसे हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 के नाम से जानते हैं, शिवाजी ने बहुत सारे जो किले हैं, फोर्ट्स हैं, उनको मुगल्स को सरेंडर कर दिया। बदले में उनको मुगल से रिकॉग्निशन चाहिए था। इसी के चलते हुए शिवाजी को जयसिंह जो हैं आमेर के रूलर, वो औरंगजेब से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं। बट औरंगजेब जो है वो शिवाजी को वो रिस्पेक्ट नहीं देता, वो उन्हें एक पेटी भूमिया की तरह ट्रीट करता है, जस्ट अ लैंडलॉर्ड, और शिवाजी को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता। वो वहां से भाग खड़े होते हैं, वहां से निकल के आके पहुंचते हैं, और रायगढ़ के अंदर उनका कोरोनेशन सेरेमनी होता है, मराठा स्वराज्य जो है उसकी स्थापना की जाती है 1674 से 1680 के बीच में। शिवाजी जो हैं वो, मैंने अभी आपको जैसे कि मैप में दिखाया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मराठा स्वराज्य जो है उसे स्थापित कर लेते हैं। 1680 में शिवाजी जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी जगह पे उनके बेटे शांभाजी जो हैं वो नेक्स्ट रूलर बनते हैं। 1689 में औरंगजेब की जो फोर्सेस हैं वो शांभाजी को मार देती हैं, और उनके बेटे शाहू महाराज जो हैं उनको लेकर के, और संभाजी की जो बीवी हैं उन दोनों को लेके मुगल कोर्ट चले जाते। आप सोच रहे होंगे औरंगजेब ने इन्हें क्यों नहीं मारा, क्योंकि औरंगजेब इनको बाद में चेस के इस गेम में यूज करने वाला था। इधर संभाजी के भाई राजा राम जो हैं उन्होंने रिबेलियन जो है मुगल साम्राज्य के खिलाफ उसकी शुरुआत कर दी। 1689 से 1700 के ब्रीफ पीरियड में राजा राम जो हैं उन्होंने मराठास की कमान को संभाला, और राजा राम की डेथ के बाद में अब सवाल उठा कि अब क्या होगा, क्योंकि उनका बेटा जो है शिवाजी सेकंड वो महज 4 साल का था। तब उनकी बीवी एंड मराठास के एक बहुत ही पावरफुल लेडी ताराबाई जो है उन्होंने मराठास की कमान संभाली। इन्होंने कोल्हापुर के अंदर एक नया सेंटर शुरू किया, मराठा पावर सेंटर, और वहां से वो अपना जो कोर्ट है उसे लगाने लगी, अपना जो अदालत है उनकी वो वहां से बैठने लगी। ताराबाई जो है वो मुगल से बहुत सक्सेसफुली अच्छे से डील कर रही थी। मीनवाइल 1707 में क्या होता है, जो मुगल एम्पायर है उसका जो ग्रेट मुगल्स का लास्ट रूलर है औरंगजेब, उसकी डेथ हो जाती है। मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो औरंगजेब के टाइम से ही होना शुरू हो गया था, और उसके लिए कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो पॉलिसीज है वो रिस्पॉन्सिबल थी। आप जानते हैं ही वॉज अ रिलीजियस फेनेटिक, सो बहुत ज्यादा कट्टरवादी इस्लामिक प्रैक्टिसेस के अंदर बिलीव करता था, और अपनी जो एक बड़ी संख्या में हिंदू पॉपुलेशन थी, उसकी जो हिंदू सब्जेक्ट्स थे उसको उन्होंने एंटेगोनाइज कर दिया था, उनको नाराज करके रखा हुआ था। उसकी पॉलिसी से आप सब वाकिफ हैं। इतना ही नहीं, औरंगजेब की डेक्कन को लेकर के जो दिलचस्पी थी वो कुछ ज्यादा ही थी, इतनी ज्यादा कि उसने दिल्ली जो है उसकी जगह डेक्कन पे अपना फोकस करना शुरू कर दिया था। मीनवाइल क्या हुआ, सेंटर में दिल्ली के अंदर जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगी थी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने लगी थी, और बहुत सारे एम्बिशियस जो नोबल पर्सन्स है कोर्ट के अंदर वो अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस जो हैं उन्हें कार्व आउट करने लगे थे। यानी संक्षेप में मुगल साम्राज्य जो है उसका पतन जो है वो शुरू हो गया था।
इतना ही नहीं, औरंगजेब की जो ये डेक्कन पॉलिसी है, उसके जो नॉर्थ वेस्ट की पॉलिसीज हैं, इन सब ने जो मुगल ट्रेजरी है उसे खाली कर दिया था। तो इधर मुगल्स जो है उनका डिक्लाइन हो रहा है। बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो एक रूलर के रूप में मुगल्स के सामने आता है, और ये बहुत ज्यादा औरंगजेब के जो बेटे हैं उनके बीच में फाइट के बाद, सिविल वॉर के बाद में ये सब पॉसिबल हो पाता है। ही वॉज ऑलरेडी 67 ईयर्स ओल्ड, बहादुर शाह फर्स्ट, बट ये यहां पे अपना पासा फेंकते हैं, और जो शाहू महाराज और उनकी मदर कस्टडी के अंदर थे उनमें से वो शाहू को रिलीज कर देते हैं। कैलकुलेशंस ये थे बहादुर शाह फर्स्ट के कि अब शाहू महाराज जाएंगे, उधर ताराबाई जो है वो अपने शिवाजी सेकंड अपने बेटे के इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रही है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी और मराठास आपस में ही लड़ के खत्म हो जाएंगे। मुगल्स के लिए डेक्कन में जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन समय से पहले ही उधर बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो जाती है। इधर एक शॉर्ट टाइम के लिए सिविल वॉर छिड़ता है, लेकिन शाहू की तरफ से उसके जो पेशवा हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और शाहू को वो सतारा की जो सीट है वहां पे एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहते हैं। और यहां से शुरू होता है पीरियड मराठा हिस्ट्री के अंदर पेशवा डोमिनेंस का। बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट जो है एक बहुत ही श्रीयुत डिप्लोमेट थे। इन्होंने जो डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर है उसके जो वजीर हैं, चाहे फिर वो जुल्फिकार खान हो गए, चाहे सैयद ब्रदर्स हो गए, इनके साथ में मिलके डेक्कन के अंदर जो मराठास हैं उनके लिए चौथ और सरदेश मुखी इकट्ठा करने का जो राइट है उसे ले लिया। और यहां पे इन्होंने एक और चीज नोटिस की कि मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में है और बहुत कमजोर हो चुका है, और अब जो पेशवाज हैं उनकी जो एम्बिशंस हैं मराठा स्वराज्य को एक्सपेंड करने की, विस्तार करने की, वो और ज्यादा बढ़ने लगे। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम हुए, जिन्हें हम सब लोग इटर्नल इनकारनेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। बाजीराव फर्स्ट जो हैं उन्होंने अपने पिता की जो एरिया के ऊपर उनका डोमिनेंस था न केवल उसे स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि साथ ही साथ में उन्होंने मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, इन सब एरियाज पे भी मराठा साम्राज्य जो है उसे स्प्रेड किया, और धीरे धीरे जो मराठा साम्राज्य है वो नॉर्थ की तरफ स्प्रेड होने लगा। इसके बाद हुए बालाजी बाजीराव 1740 to 1761, जिनके टाइम पे फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो भी लड़ा गया। बालाजी बाजीराव जो हैं उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के ऊपर न केवल अपनी पकड़ मजबूत की, बट जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं जो मराठा साम्राज्य है उसको नॉर्थ में एक्सटेंड करते हुए नॉर्थ वेस्ट तक वो लेके गए। और जब नॉर्थ वेस्ट में मराठास का कंट्रोल स्प्रेड हुआ तो यहां पे उनकी टक्कर हुई दुरानी एम्पायर के अहमद शाह अब्दाली से, जिसे हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के नाम से जानते हैं। बालाजी बाजीराव जो हैं इनकी डेथ हो गई, शॉक में थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जो हैं वो लूज कर चुके थे, बेटे की डेथ हो गई थी, भाई की डेथ हो गई थी, और इनके बाद माधवराव जो हैं वो पेशवा बने। लेकिन अब इसके बाद में मराठास के जो सरदार हैं वो पेशवाशिप के लिए आपस में लड़ने लगे थे। इनमें से जो फेमस हैं वो सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोंसलेस ऑफ, ये सारे थे। और यहाँ पे पेशवा की सीट थी पूना के अंदर। धीरे धीरे मराठास की इस डिसयूनिटी का अंग्रेज जो हैं वो फायदा उठाएंगे, लेकिन
मराठास के फॉल की कहानी कभी और। आज के लिए मराठास का जो राइज है वो हमारे लिए मैटर करता है। लेट मी समराइज फॉर यू। जिन फैक्टर्स ने मराठास को हेल्प की मुगल्स को डिफीट करने में और एक पावरफुल मराठा साम्राज्य की नींव रखने में, वो थे ज्योग्राफिकल नेचर ऑफ मराठा टेरिटरी, जिन्होंने मराठास को काफी करेजियस एंड स्टर्डी बना दिया था, जो गुरिल्ला पद्धति के लिए एकदम परफेक्ट थे। एंड यस, मराठास जो हैं वो एक एक्सीलेंट हॉर्समैन थे। साथ ही में मराठा आइडेंटिटी और मराठा नेशनलिज्म जो है वो मराठास की स्ट्रेंथ थी। दूसरी तरफ जो मुगल्स हैं, औरंगजेब के बाद स्पेशली उनके जो रूलर्स हैं, जो लेटर मुगल्स हैं, दे वर वीक, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिसयूनाइटेड थे और मुगल साम्राज्य जो है उसका विघटन या फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। नॉट ओनली दिस, मुगल जो आर्मी है वो डेक्कन कैंपेन्स के बाद बहुत ज़्यादा थकी हारी थी। देयर स्ट्रेंथ वॉज ड्विंडलिंग। मुगल्स के जो फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा था और मुगल्स की आर्मी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एलिफेंट्स, वो गुरिल्ला वारफेयर में बिल्कुल भी काम के नहीं थे। सो देयर वर सम पॉजिटिव फैक्टर्स ऑन द पार्ट ऑफ मराठास एंड कुछ नेगेटिव फैक्टर्स थे दैट were disadvantages to the Mughals that led to the rise of the powerful Marathas and decline of the Mughals. Hope आपको मराठास के राइज की जो पूरी कहानी है वो समझ आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर सकते हैं। सुपर कोचिंग का जो हमारा कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपकी जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है, 2500 रुपीज पर मंथ। आप चाहें तो कोड यूज कर सकते हैं SON20 एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दिस फीस। Thank you so much.